friends, today we read about income method. Income method को हम फैक्टर मेथड भी कहते हैं. Income method we will read today. Income method वह मेथड है जिसमें हम एक लेखा वर्ष में यानी एक अकाउंटिंग ईयर में उत्पादन के प्राथमिक साधन यानी उत्पादन को करने के लिए जिन साधनों को यूज़ किया जाता है कौन से होते हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. इन साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में जो भी पे किया जाता है, उनकी सेवाओं के बदले में जो भी दिया जाता है उन सब की गणना करके हम साधन आय को निकालते हैं यानी राष्ट्रीय आय को मापते हैं. अब है इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसमें हम जोड़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कर्मचारी पारिश्रमिक यानी कि सैलरी को लेते हैं. एक बात ध्यान देने योग्य है, इसमें इनकम मेथड में या किसी और भी अन्य मेथड में जिससे हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं उसमें हमेशा हम अर्न इनकम को लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अर्न इनकम. अर्न इनकम जिसके बदले में हम कोई सेवा देते हैं. अर्न इनकम जिसे अर्जित किया जाता है यानी कि जिसे कमाया जाता है, जो कमाने से मिली होती है, केवल उसी इनकम को लिया जाता है. जैसे हमने अपने लैंड की सर्विस दी या लेबर की सर्विस दी या किसी अन्य तरह की सर्विस दी तो उसके बदले में जो हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द अर्न इनकम. इसमें अनअर्न इनकम नहीं लेते यानी कि वन साइड पेमेंट वाली इनकम को नहीं लिया जाता, जिसे हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं. ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट ए अर्न इनकम. उसके लिए हम किसी तरह की कोई सर्विस दूसरे को नहीं देते. ट्रांसफ़र इनकम में क्या आ जाता है, जैसे कि पेंशन आ गई, ठीक है जी, स्कॉलरशिप आ जाती है, जैसे कि स्कॉलरशिप आ गई, ठीक है, या फिर अदर इनकम जो हमें मिल जाती है जिसके लिए हम किसी तरह की कोई भी पेमेंट, किसी तरह की कोई भी सर्विस दूसरे को नहीं देते. दैट इज़ कॉल्ड द वन साइड इनकम और ट्रांसफ़र इनकम. ठीक है, इसे हम गणना करते समय, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय नेशनल इनकम की, इन सब को नहीं लिया जाता. ओनली हम अर्न इनकम को लेते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड में हम कैलकुलेशन करेंगे कर्मचारी पारिश्रमिक की यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. इसमें आएगा सबसे पहले सैलरी को लेंगे. सेकंड है काइंड ऑफ इनकम, काइंड पेमेंट्स को लेंगे. पेमेंट्स इन काइंड मीन्स जैसे कि हम कहीं सर्विस करते हैं तो हमें फ्लैट मिल जाता है कंपनी की तरफ से. मोबाइल फ़ोन के चार्जेस मिल जाते हैं यानी कि खर्चा मिल जाता है मोबाइल फ़ोन का. इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में मिलती है कंपनी की तरफ से, ठीक है. कन्वेंस हमें मुफ्त में मिल जाती है, कहीं भी जाना है आप कंपनी की कन्वेंस को यूज़ कर सकते हैं, या अदर, ठीक है, अदर फैसिलिटीज़ विच आर गिवन बाय कंपनी बाय नो कॉस्ट, ठीक है, जिसमें कोई भी कॉस्ट हमें पे कंपनी को नहीं करनी पड़ती, उसे हम कहते हैं काइंड इन इनकम, या सॉरी, जिसे हम कहते हैं पेमेंट इन काइंड यानी कि किस्म के रूप में किया जाने वाला भुगतान. ठीक है जी. इसके बाद जो आता है वो आता है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का अंशदान यानी कि पीएफ. ठीक है, जितना जो है दिया जाता है
लेबर की तरफ से पीएफ करता है उतना ही अमाउंट जो मालिकों की तरफ से करता है, लेकिन जो हमारी तरफ से किया जाता है सामाजिक सुरक्षा का भुगतान, वो हमने अर्जित किया, अर्न किया है, ठीक है, वो हमारी सैलरी का एक हिस्सा है, तो हम उसे नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारी सैलरी में काउंट हो चुका है। ओके, लेकिन जो इस योजनाओं में मालिकों के द्वारा पे किया जाता है, यानी ओनर्स जो पार्ट पे करेगा उसे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो भी ओनर का कंट्रीब्यूशन है उसमें उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब है 4th पॉइंट, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट जो कंपनी पे करती है उसे भी हम कर्मचारी पारिश्रमिक यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में शामिल करते हैं। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में शामिल किया जाता है। इसके बाद है 2nd पॉइंट, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रचालन अधिशेष। ठीक है, इसमें हम शामिल करते हैं उद्यमशीलता से मिला हुआ आय तथा संपत्ति से मिली हुई आय। ठीक है जी। उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेनर, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी पे हमें लगान किराया मिल सकता है, रॉयल्टी मिल सकती है, या हमें अपनी संपत्ति पे ब्याज मिलता है। ठीक है, कैपिटल पे या हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, इन दो को शामिल करते हैं संपत्ति के रूप में। और दूसरा है हमारा एंटरप्रेनर को मिला हुआ, जो एंटरप्रेनर को जो मिलता है उस आय को भी हम प्रचालन अधिशेष में शामिल करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेनर को क्या मिलेगा? ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जब प्रॉफिट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसमें निगम कर को लेस कर देते हैं। ठीक है, निगम कर को लेस करते हैं। उसके बाद जो बच जाता है उसमें से हम अवितरित लाभ यानी एक पोर्शन हम उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का रख लेते हैं, ये सोच के कि फ्यूचर में हमें इसका यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे कोई टूट फूट हो जाती है, या फिर कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है, या कुछ पार्ट हमें रिप्लेस करना हो, या फिर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर बिज़नेस में हमें फेस करनी पड़ती है तब। ठीक है, बाकी जो बच जाता है उसे हम लाभांश के रूप में, डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। ठीक है जी। प्रॉपर्टी से हमें रेंट मिल सकता है, रॉयल्टी मिल सकती है, एंड हमें मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, यानी कि ऑपरेटिंग चार्जेस में आ जाएगा रेंट और रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट बाय चांस नहीं दिया हुआ होता और हमारे पास होता है म्युनिसिपल टैक्स एंड डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो इन तीनों को हम प्लस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है जी मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? जो छोटे व्यापारी जो हैं, छोटे व्यापारी जैसे कि किसान, छोटे दुकानदार, डॉक्टर, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें जो उनकी सेवाओं के बदले में मिलता है, जैसे उनकी श्रम पूंजी भूमि की सेवाओं के बदले में जो उन्हें ब्याज, लाभ, लगान, मजदूरी, मिली जुली इनकम जो होती है, उसी को हम मिश्रित आय कहते हैं। इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अब इन तीनों को
हम जोड़ते हैं, यानी कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़, जिसमें 4 पार्ट्स आ जाएंगे। सैलरी फर्स्ट वन, सेकंड वन जो है काइंड पेमेंट इन काइंड, और थर्ड वन जो है हमारा जो मालिक योगदान देते हैं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में, और फोर्थ वन है जो रिटायरमेंट के बाद हमें जो पेंशन मिलती है वो। इसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें जोड़ेंगे जिसमें आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है जी, रेंट एंड थर्ड वन जो है रॉयल्टी, ठीक है। प्रॉफिट को आगे 3 पार्ट्स में हम बांटते हैं, म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस और डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक जी। इसके बाद हम लेते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है जी, मिक्स्ड इनकम। इन सब को जोड़ के बन जाएगी हमारी फैक्टर इनकम, ठीक है। जो ये फैक्टर इनकम आएगी ये हमारी शुद्ध फैक्टर इनकम आएगी नेट, ठीक है। अगर इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दी जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दी जाती है, तो ये बन जाती है हमारी नेशनल इनकम, ठीक है जी। नेशनल इनकम में यदि हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो ये हमारी बन जाएगी ग्रॉस फैक्टर इनकम, ठीक है। और इसी के साथ ही ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है, जिसमें आज हमने पढ़ा कि इनकम मेथड में किस तरह इनकम मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम की, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जोड़कर हम फैक्टर इनकम निकालेंगे। आफ्टर देन इसमें नेट फैक्टर इनकम जोड़ दी जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दी जाएगी, जिससे नेशनल इनकम आ जाएगी। और अगर इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो ग्रॉस फैक्टर इनकम बन जाएगी, ठीक है जी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका क्या मतलब है? इससे अभिप्राय है कि जो हमारे देश के निवासी बाहर देशों में काम करते हैं और उन्हें अपने फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो इनकम मिलती है, और जो बाहर के देश के लोग हमारे देश में काम करते हैं और हमारा देश उन्हें जो फैक्टर इनकम देता है, उन दोनों का डिफरेंस को हम ये कहते हैं नेट फैक्टर इनकम। ये मे बी पॉजिटिव भी हो सकती है, मे बी नेगेटिव भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हमारे देश के लोगों ने बाहर के देशों में ज़्यादा कमाया हो, और ये भी हो सकता है कि हमारे देश ने बाहर के देशों के निवासियों को ज़्यादा पे किया हो, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव में आती है तो प्लस किया जाएगा, नेगेटिव में आएगी तो माइनस किया जाएगा। इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, ओके।